दोस्तों, आज के दिन भारतीय शेयर बाजार में कई महत्वपूर्ण खबरें और बड़ी घटनाओं की हलचल देखने को मिल रही है, जिनके बारे में जानना हर एक छोटे और बड़े निवेशक के लिए बेहद जरूरी है। कल जैसे ही सोमवार को घरेलू शेयर बाजार खुलेगा, कई बड़ी दिग्गज कंपनियों के शेयर सीधे तौर पर निवेशकों के रडार पर रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम वैश्विक भूराजनीतिक माहौल, नए कॉरपोरेट ऐलान, बड़ी कंपनियों के पहले तिमाही के नतीजे और ई-20 इथेनॉल नीति पर बने ताजा तनाव का विस्तार से और 100% मौलिक विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले अगर हम वैश्विक परिस्थितियों की बात करें तो मध्य पूर्व के तनाव में एक छोटा सा विराम देखा गया है, जिसे बाजार के जानकार एक राहत की सांस मान रहे हैं। हालांकि कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक मुद्रास्फीति का दबाव अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बाजार के जाने-माने दिग्गज निवेशक रामदेव अग्रवाल जी का मानना है कि आने वाले समय में विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई की ओर से आक्रामक खरीदारी की उम्मीद काफी कम है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर 7% के आसपास मजबूत बनी रहने की संभावना है। ऐसे माहौल में अगर अच्छी कंपनियों के शेयर अपने ऊपरी स्तरों से भारी गिरावट पर उपलब्ध हैं, तो निवेशकों को अनुशासित तरीके से एक्यूमुलेशन की रणनीति अपनानी चाहिए। इसके बाद अगर हम कमोडिटी और मेटल क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी हिंदुस्तान जिंक की बात करें, तो कंपनी के प्रबंधन बोर्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हिंदुस्तान जिंक ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी प्रबंधन ने चालू वित्त वर्ष 2027 के लिए लगभग $400 मिलियन के विशाल पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स का लक्ष्य तय किया है। कंपनी का मुख्य फोकस अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, परिचालन लागत को घटाने और चांदी के खनन व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर रहेगा। कंपनी का 80% से अधिक कैपेक्स वर्तमान में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च किया जाएगा, जिससे भविष्य में कंपनी के राजस्व और मार्जिन में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की सबसे अग्रणी कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की। मारुति सुजुकी ने भारत के ग्रीन मोबिलिटी और सीएनजी सेगमेंट में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का विशाल लक्ष्य रखा है। कंपनी के शीर्ष प्रबंधन के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2027 के दौरान मारुति सुजुकी कुल 9 लाख सीएनजी गाड़ियां बेचने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सीएनजी सेगमेंट में मारुति का बाजार दबदबा पहले से ही काफी मजबूत है और इस नए लक्ष्य से कंपनी के कुल वाहन बिक्री और परिचालन लाभ में काफी जबरदस्त तेजी आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा रियल एस्टेट क्षेत्र की एक बेहद मजबूत कंपनी लोधा डेवलपर्स, जिसे पहले माइक्रोटेक्स डेवलपर्स के नाम से जाना जाता था, उसने भी अपने कारोबार को लेकर बेहद सकारात्मक मार्गदर्शन जारी किया है। लोधा डेवलपर्स का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष 2027 में अपने शुद्ध लाभ में कम से कम 20% की सालाना चक्रवृद्धि दर हासिल करना है। कंपनी प्रबंधन को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में उनका कुल शुद्ध मुनाफा 4,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा। भारतीय रियल एस्टेट बाजार में प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए लोधा डेवलपर्स की बैलेंस शीट और अग्रिम बुकिंग का रुझान काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। इसके साथ ही टाटा समूह की प्रमुख कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज के निवेशकों के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। टाटा टेक्नोलॉजीज के सीईओ ने हालिया बयान में कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2027 कंपनी के लिए एक बड़ा ब्रेकआउट ईयर साबित हो सकता है। जब टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था तो निवेशकों में भारी उत्साह देखने को मिला था,
लेकिन लिस्टिंग के बाद ऊपरी स्तरों से इस शेयर में लगभग 40% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की जा चुकी है। हालांकि अब कंपनी के शीर्ष प्रबंधन का मानना है कि आने वाली तिमाहियों में नए क्लाइंट्स के जुड़ने और इंजीनियरिंग एवं डिजिटल सेवाओं की मांग बढ़ने से कंपनी का ग्रोथ मोमेंटम एक बार फिर से तेजी से वापस लौट सकता है। दोस्तों, बाजार में हर समय जोखिम और अवसर दोनों ही साथ साथ चलते हैं, इसलिए आपको केवल मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं डिफेंस और सिमुलेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र की एक चर्चित कंपनी ज़ेन टेक्नोलॉजीज के बारे में। ज़ेन टेक्नोलॉजीज ने शनिवार को अपने पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे घोषित कर दिए हैं, जो पहली नज़र में काफी निराशाजनक नजर आ रहे हैं। अगर हम कंपनी के कुल राजस्व की बात करें तो पिछले साल की जून तिमाही में जो राजस्व 158 करोड़ रुपए था, वह इस साल घटकर केवल 142 करोड़ रुपए पर आ गया है। वहीं अगर हम पिछली तिमाही यानी मार्च तिमाही से तुलना करें तो राजस्व 178 करोड़ रुपए से घटकर 142 करोड़ रुपए पर आ चुका है। यानी सालाना और तिमाही दोनों ही आधार पर कंपनी की टॉप लाइन में काफी बड़ा डैमेज देखने को मिला है। राजस्व में आई इस गिरावट का सीधा असर कंपनी के नेट प्रॉफिट पर पड़ा है। पिछले साल जून तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 53 करोड़ रुपए था, जो इस साल गिरकर केवल 32 करोड़ रुपए रह गया है। इसी तरह पिछली तिमाही के 47 करोड़ रुपए के मुकाबले भी शुद्ध लाभ गिरकर 32 करोड़ रुपए पर आ गया है। कंपनी का प्रति शेयर आय यानी ईपीएस भी 5.25 रुपए से घटकर 3.82 रुपए पर आ चुका है। स्मॉल कैप श्रेणी की कंपनियों में अक्सर यह देखा जाता है कि जब तक बड़े सरकारी या रक्षा ऑर्डर नहीं मिलते, तब तक उनके तिमाही नतीजों में ऐसी अस्थिरता बनी रहती है। अब देखना होगा कि सोमवार को बाजार खुलने पर ज़ेन टेक्नोलॉजीज के शेयर पर निवेशकों की क्या प्रतिक्रिया रहती है। दूसरी तरफ बैंकिंग क्षेत्र से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बेहद शानदार और मजबूत तिमाही आंकड़े पेश किए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कुल आय यानी टॉप लाइन 9,600 करोड़ रुपए से बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। सालाना और तिमाही दोनों ही आधार पर बैंक की कमाई में काफी मजबूत बढ़त दर्ज की गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक का शुद्ध लाभ 319 करोड़ रुपए से बढ़कर 4 डिजिट में यानी 453 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। बैंकिंग परिचालन में सबसे महत्वपूर्ण पैमाना एनपीए यानी एसेट क्वालिटी होता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ग्रॉस एनपीए 1.97% से घटकर 1.51% पर आ गया है, जबकि नेट एनपीए भी 1.61% से घटकर 1.51% हो चुका है। संपत्ति की गुणवत्ता में इस शानदार सुधार से बैंक की बैलेंस शीट पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सुरक्षित नजर आ रही है। इसके अलावा एक दिलचस्प रिपोर्ट के अनुसार दिग्गज टेक कंपनी एप्पल अपने नए आईफोन मॉडल के लिए एक नया इम्पेशंस टैक्स लगाने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार जो ग्राहक आधिकारिक लॉन्च से पहले या तुरंत बाद नए मॉडल्स पाना चाहते हैं, उनसे अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील बाजार में जहां 70% से अधिक आईफोन ईएमआई और नो कॉस्ट फाइनेंस पर खरीदे जाते हैं, ऐसे टैक्स का उपभोक्ता व्यवहार पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। इसके साथ ही भारत में ई20 इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो रहा है। 4 अगस्त को दिल्ली टैक्सी और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा संसद भवन की ओर एक विशाल विरोध प्रदर्शन और मार्च निकाला जाएगा।
प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति की एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक समीक्षा की जाए, जिसमें वाहन मालिकों, चालकों और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। इस खबर के कारण आने वाले दिनों में बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका शुगर्स और प्राज इंडस्ट्रीज जैसी इथेनॉल और शुगर सेक्टर की कंपनियों पर काफी अनिश्चितता बनी रह सकती है। अंत में कल सोमवार को कई और बड़ी कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, जिनमें टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, तेजस नेटवर्क, केनरा बैंक, कोल इंडिया, इंडस टावर्स और पीएन गाडगिल ज्वेलर्स शामिल हैं। इन कंपनियों के वित्तीय नतीजों पर बाजार की पैनी नजर बनी रहेगी, इसलिए निवेशकों को किसी भी शेयर में दांव लगाने से पहले कंपनी के मार्जिन, ऑर्डर बुक और प्रबंधन की टिप्पणी का पूरी तरह से गहराई से अध्ययन कर लेना चाहिए।